हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9 का लेक्चर 6 देखेंगे, जिसमें आप लोग दक्षिण का पठार या द पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़े हैं, तो आज आप देखेंगे दक्षिण का पठारीय भाग। तो चलिए देखते हैं, एक भारत का मैप बनाते हैं। इस मैप की बात करें तो ये आपका हो गया दक्षिण का पठारी भाग। इसके पहले आप इसके ऊपर पढ़ चुके हैं उत्तर का विशाल मैदान, और इधर अगर देखें तो इधर आपका मरुस्थलीय मैदान है। यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है। इसके बाद यहाँ से देखें तो यहाँ पर आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो हम लोग आज कलर चार्ट का प्रयोग करते हैं। एक मिनट, ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके बाद यहाँ देखें सतपुड़ा, महादेव और मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। इसे हम लोग सतपुड़ा कहते हैं, इसे महादेव कहते हैं और इसे मैकाल कहते हैं। ठीक, इधर एक पर्वत श्रेणी है जो कई शाखाओं में बटी हुई है, और इधर एक पर्वत श्रृंखला है जो सीधी श्रृंखला है। तो इसे हम लोग पश्चिमी घाट श्रेणी कहते हैं, जबकि इसे हम लोग पूर्वी घाट श्रेणी कहते हैं। पश्चिमी घाट श्रेणी एंड पूर्वी घाट श्रेणी। अब आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण के पठार की स्थिति क्या है, हर बार की तरह आप देखेंगे स्थिति क्या है, विस्तार क्या है। तो दक्षिण के पठारीय भाग की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर आपका उत्तर का विशाल मैदान है। तो दक्षिण का पठारीय भाग भारत के दक्षिणी भाग पर या प्रायद्वीपीय भाग पर, ठीक है ना, त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है। यानी एक त्रिभुज है, ट्रेंगुलर है, त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है। तो त्रिभुज की एक विशेषता होती है, एक आधार होती है और दो भुजा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि दक्षिण का पठारीय भाग भारत के प्रायद्वीपीय भाग के दक्षिण में, भारत के प्रायद्वीपीय भाग के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है। कैसे? त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है, जिसका आधार विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। एक भुजा पूर्वी घाट श्रेणी है, दूसरी भुजा पश्चिमी घाट श्रेणी। ठीक है ना। दक्षिण का पठारीय भाग भारत के प्रायद्वीपीय भाग पर त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है, जिसका आधार विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। एक भुजा पूर्वी यानी ईस्टर्न घाट श्रेणी और एक पश्चिमी यानी वेस्टर्न घाट श्रेणी है, जो आपस में नीलगिरी में मिलती है। जो आपस में कहाँ? नीलगिरी में मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई स्थिति। अब आते हैं विस्तार की बात करते हैं। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भाग या साउथ पेनिनसुलर प्लेटो भारत के दक्षिणी भाग पर, साउथर्न भाग पर या प्रायद्वीपीय भाग पर त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है, जिसका विस्तार लगभग 16 लाख
वर्ग किलोमीटर या 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, या 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला है। अब इसका भौगोलिक वितरण करते हैं। भौगोलिक वितरण शुरू करते हैं। तो आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि हमारा जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है ये प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड की शैल है। आपको बताया गया था, शुरू में एक वीडियो पड़ी है जिसमें पेंजिया के बारे में बताया गया है। तो पेंजिया में एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड से ही ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका आदि बने हैं। उनमें से भी एक भारत का पार्ट था जो ऊपर की ओर, मतलब जो संवहनी किरणें थी उनके फोर्स से यह पार्ट उत्तर की ओर गया, शेष पार्ट नीचे दक्षिण की ओर विस्थापित हुए। तो जो ये पार्ट उत्तर की ओर गया वह जो है यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया और ये जो भाग था इतना नीचे धंस गया और ये शेष भाग बच गया। तो ये वही प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड की शैल है। इससे अगर कहें तो भौगोलिक आधार पर हम दक्षिण के पठार को या द साउथर्न पेनिनसुलर प्लेटो को अगर कहें कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है या दक्षिण का पठार है, द साउथर्न प्लेटो है, उसको हम दो भाग में बांटते हैं। पहला मध्य उच्च भूमि यानी मिडिल हाईलैंड, ठीक है ना, और दूसरा दक्षिण का पठार यानी कि साउथर्न प्लेटो। दो भाग में बांटते हैं, पहला मध्य उच्च भूमि मिडिल हाईलैंड्स, दूसरा दक्षिण का पठार यानी साउथर्न प्लेटो। तो हम सबसे पहले देखते हैं मध्य उच्च भूमियाँ। तो इसका डिवीजन कहाँ से होता है? इसका विभाजन नर्मदा नदी से होता है। यहाँ पर ये क्या है? नदी है जिसे हम लोग नर्मदा के नाम से जानते हैं। तो ये नर्मदा, ठीक है ना। इस नर्मदा नदी के उत्तर में जो पठार का हिस्सा है उसे हम मध्य उच्च भूमि कहते हैं और नर्मदा नदी के दक्षिण का जो हिस्सा है उसे हम लोग दक्षिण का पठार या दक्षिण का मुख्य पठार कहते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की बात करेंगे। तो नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार स्थित है जिसे हम लोग बुंदेलखंड का पठार या बघेलखंड के पठार के नाम से भी जानते हैं। यानी बुंदेलखंड पेनिनसुलर या बघेलखंड पेनिनसुलर या मालवा पेनिनसुलर के नाम से जानते हैं। तो ये जो विंध्याचल रेंज है, यह जो है मालवा का पठार विंध्याचल रेंज के उत्तर में और अरावली रेंज के पश्चिम में स्थित है। यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में और अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। इस प्लेटो का, इस पठार का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की ओर है। यानी दिशा अगर आप देखें तो बोर्ड में हमेशा यहाँ नॉर्थ, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, यहाँ साउथ होता है। तो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है। इसलिए यहाँ से निकलने वाली तीन नदियाँ कौन कौन सी? चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों निकलकर यमुना में जाकर मिलती है, ठीक है ना। ये कौन सी है? चंबल, ये बेतवा और ये केन। चंबल, बेतवा और केन रिवर्स कहाँ मिलती हैं? यमुना की सहायक होती हैं या यमुना में जाकर मिलती हैं, ठीक है। सेकंड आते हैं नर्मदा नदी के उत्तर पूर्व में, इस भाग पर नागपुर का पठार स्थित है। नागपुर का पठार स्थित है। इस पठार में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और पारसनाथ की श्रेणी पाई जाती है। पारसनाथ की पर्वत श्रेणी पाई जाती है। यह पठार मुख्यतः झारखंड, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा
कुछ बिहार आदि के क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी इसका मुख्य विस्तार कहाँ है ना, झारखंड में है। इसके अलावा कुछ पश्चिम बंगाल और कुछ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि तक में यह पठार फैला हुआ है। यह पठार मुख्यतः खनिजों के लिए प्रसिद्ध है या खनिजों का केंद्र है, जहाँ से मुख्यतः खनिज के रूप में लौह-अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैग्नीशियम आदि खनिज मिनरल्स प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद नागपुर के पठार के जस्ट बगल में मेघालय है और इस मेघालय में जो मेघालय है यहाँ पर जो पठार है उसे हम लोग मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार या उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो नागपुर के पठार से कार्बी एंगलोंग का पठार एकमात्र भ्रंश से अलग होता है। यानी ये जो भ्रंश है या द्रोणी है इससे अलग होता है, इस द्रोणी से अलग होता है और ये मेघालय में स्थित है। जैसे हम कार्बी एंगलोंग का पठार, मेघालय का पठार या उत्तरी कचार पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इस पठार में 3 पर्वतश्रेणी गारो, खासी और जयंतिया स्थित है। ठीक है ना, कौन कौन सी, इनको क्रम से याद रखना है। गारो, फिर दूसरे नंबर पर खासी और तीसरे नंबर पर जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक देखे क्या, उच्च मध्य उच्च भूमि यानी जो साउथर्न प्लेटो है उसके मध्य उच्च भूमि में मालवा के पठार, नागपुर के पठार और कार्बी एंगलोंग के पठार के बारे में देखें। अब आते हैं दक्षिण के पठार के बारे में देखते हैं। जो दक्षिण का पठार है इसकी स्थिति कहें तो नर्मदा नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में दक्षिण का पठार स्थित है। एक घाट पूर्वी घाट श्रेणी है और दूसरा पश्चिमी घाट श्रेणी है। पूर्वी घाट श्रेणी की बात करें तो इसकी चोटी पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंची है, यानी औसत इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। यानी यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो औसत 900 से 1600 मीटर ऊंची होती हैं। पश्चिमी घाट श्रेणी यहाँ से कई नदियाँ निकलने के कारण कई खंडों में विभाजित है। यानी यहाँ से प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियों में महानदी, इसको आप ऐसे बनाते चलेंगे अलग अलग, ठीक है। यहाँ से निकलेगी महानदी, यहाँ से होकर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रमुख नदियां हैं जो इस पर्वत श्रेणी को कई भागों में काटती हैं। यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां प्रवाहित होती हैं जो इस पर्वत श्रेणी को कई खंडों में विभाजित करती हैं। इस पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम लोग महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, चोटी हम पीले से बनाते हैं, इसे हम लोग महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं, जो लगभग 1500 मीटर ऊंची है। इसके अलावा तमिलनाडु में अगर देखें तो सेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ सेवराय और जावेड़ी, सेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट श्रेणी की बात करें तो उत्तर में इसकी ऊंचाई कम और जितना दक्षिण में जाएंगे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी और नीलगिरी में यह पूर्वी घाट श्रेणी से मिल जाती है। तो यहाँ की जो पर्वत चोटियाँ हैं उनमें अगर देखें
तो यहाँ पर अनाई मुडी है जो 2695 मीटर ऊंची है। और आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो अनाई मुडी। दूसरी यहाँ पर दोद्दा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2600 कहीं 37 मिलता है और कहीं 35 मीटर है। तो ये दोद्दा बेटा है जो इस पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर बगल में आपको ऊटक मंड या ऊंटी मिलता है। दोद्दा बेटा के पास ऊटक मंड या ऊंटी, जिसे एक प्रकार से पर्वतीय पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 मीटर, सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। इस श्रेणी की अन्य चोटियों में शिवराय जावेड़ी है। पश्चिमी घाट श्रेणी की बात करेंगे तो यहाँ उत्तर में ऊंचाई कम, दक्षिण में अधिक है। सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है और ऊंटी यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस पर्वत श्रेणी की बात करें तो एक सीधी श्रृंखला के रूप में है। यहाँ आने जाने के कुछ सकरे रास्ते हैं जिन्हें हम लोग दर्रा बोलते हैं। आने जाने के सकरे रास्ते हैं जिन्हें हम लोग दर्रा बोलते हैं। तो यह इस श्रेणी के 3 प्रमुख दर्रे प्रसिद्ध हैं। पहला जो दर्रा है वो थाल घाट, दूसरा भोर घाट और तीसरा यहाँ पर है, इसे हम लोग पाल घाट के नाम से जानते हैं। जो थाल घाट है ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है। भोर घाट है ये मुंबई से ठाणे या पुणे को जोड़ता है। और तीसरा ये जो पाल घाट है ये कोचीन से कोयम्बटूर को जोड़ता है। कोचीन से कोयम्बटूर को जोड़ता है। इसके बाद देखें कि हमारे इस दक्षिण के पठार में जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उनमें से नर्मदा और ताप्ती प्रमुख है। एक यहाँ से आप ताप्ती बना देंगे, ये ताप्ती है। इस पठार का उत्तर पश्चिम भाग यानी ये भाग जो है इसे हम लोग दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो दक्कन ट्रैप है क्या? कहा जाता है प्राचीन काल में यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद यहाँ जो लावा निकला, आग्नेय शैलों का इग्नोसियस रॉक निकली, उसके विघटन के बाद यहाँ जो मिट्टी तैयार हुई वह काली मिट्टी है जो कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त है और इसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। शेष नीचे का जो भाग है वह शेष भाग मुख्यतः मिनरल्स या खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से मुख्यतः खनिज प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ से लौह, कोयला, अभ्रक, सोना आदि प्रमुख खनिज प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज आप लोग दक्षिण का पठार या दक्षिण के पठार के बारे में देखा है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।